और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। फिल्म सिटी की तैयारी में है सरकार। कलाकारों को ट्रेनिंग देने की भी तैयारी कर रही है सरकार। फिल्म प्रोडक्शन के लिए तैयार करेगी मैन पावर। कौशल विकास मिशन के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। 2000 लोगों को यूपी सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। पूना और मुंबई के ट्रेनिंग सेंटर से अनुबंध की तैयारी भी की जा रही है। तकनीक से जुड़े 6 कोर्स की ट्रेनिंग यहां पर बाकायदा दी जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फिल्म सिटी की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में ट्रेनिंग की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। पुणे और मुंबई के सेंटर से इसके लिए करार भी किया जाएगा। 6 तकनीकी कोर्स की बाकायदा यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 2000 लोगों का चयन किया जाएगा और सरकार की तरफ से उन सभी को ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो प्रोडक्शन का काम देख पाए। कलाकारों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए कौशल विकास मिशन के तहत सरकार ने पुणे और मुंबई के सेंटर से अनुबंध करने की तैयारी भी कर ली है। और लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अमित, तो फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और यमुना एक्सप्रेस वे के पास फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी थी कि ज्यादा से ज्यादा यूपी के टैलेंट को उस फिल्म सिटी में मौका दिया जाए, रोजगार दिया जाए। और इसी के तहत जो कौशल विकास विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, अब वो स्टूडेंट्स को या कलाकारों को या जो लोग इंटरेस्टेड है नृत्य में, कला में, गायन में या अदाकारा में, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और दी जा रही है। ये माना जा रहा है कि हर महीने 6 महीने की जो ट्रेनिंग होगी वो दी जाएगी, न सिर्फ गायन या नृत्य में बल्कि एडिटिंग में, इसके अलावा स्क्रिप्ट राइटिंग में। बहुत सारी विधाएं ऐसी हैं जो फिल्म से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे कलाकारों को या हुनरमंदों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद प्रयास ये किया जा रहा है कि जब तक फिल्म सिटी बन के तैयार हो तब तक एक अच्छी खासी खेप जो है टैलेंट की वो भी तैयार हो जाए, जिनको फिल्म सिटी में मौका दिया जाए काम करने का। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी मिल पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर संभल से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में इनामी बदमाश को गोली लगी है। 25,000 का इनामी बदमाश नाजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश की गोली से एक सिपाही भी घायल हो गया है। बदमाश पर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बड़ी खबर हम आपको संभल से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ, मुठभेड़ हुई है। बदमाश नाजिम को गिरफ्तार किया गया है। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक बदमाश नाजिम पर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी और आखिरकार अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सुनील संभल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में? जी, मैं आपको बता दूं, असमौली थाना क्षेत्र का मामला है। मड़न इलाके में पुलिसों की मड़न है, यहाँ पर मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच में। तो ये 25,000 का इनामी है नाजिम, इसके पैर में गोली लगी है मुठभेड़ में, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर करीब 1 दर्जन भर मुकदमे हैं, जैसा का यहाँ पुलिस का कहना है। इसका एक साथी इस दौरान भाग गया है, कांस्टेबल को भी गोली लगी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर आज संत सम्मेलन होना है। मंदिर निर्माण के लिए संग्रह अभियान पर चर्चा की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने संत सम्मेलन बुलाया है। दोपहर 2 बजे संत सम्मेलन बुलाया गया है। 21 दिसंबर को काशी में भी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज प्रयागराज में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दोपहर 2 बजे तमाम संत शामिल होंगे, चर्चा करेंगे। 21 दिसंबर को काशी में भी सम्मेलन होना है। उससे पहले प्रयागराज में आज मंदिर निर्माण के लिए संतों का यह सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें संग्रह अभियान पर चर्चा होगी। कैसे बढ़ चढ़कर लोग राम मंदिर निर्माण में हिस्सा ले पाएं, इस बात को लेकर आज चर्चा की जानी है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज ये सम्मेलन यहां पर बुलाया गया है। अब राम मंदिर निर्माण के लिए जनसंपर्क अभियान और धन संग्रह के लिए आरएसएस और बीएचपी की बैठक जो 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच गौहनिया में हुई थी, उसके बाद ये तय हुआ था कि संत जो है अभियान चलाएंगे और धन संग्रह किया जाएगा। उसको लेकर काशी प्रांत में 2 संत सम्मेलन बुलाए गए हैं। आज प्रयागराज में विहिप के काशी प्रांत कार्यालय केसर भवन में दोपहर 2 बजे से संत सम्मेलन है, जिसमें प्रमुख संत शामिल होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, इसके साथ ही साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी समेत तमाम आसपास जिलों के जो प्रमुख संत हैं वो यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ 21 दिसंबर को भी एक संत सम्मेलन काशी में होगा, पातालपुरी आश्रम में, उसमें भी आसपास के संत शामिल होंगे। और जो विहिप का लक्ष्य है वो लक्ष्य यही है कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू हैं, उनकी जन सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए।
इसको लेकर यहाँ पर संत सम्मेलन बुलाया गया है और दोपहर 2 बजे से यहाँ पर संतों का जमावड़ा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विहिप के नेता और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी भी इस बैठक में यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो रणनीति बनी थी आरएसएस के साथ, उस बैठक को आगे बढ़ाते हुए ये काम यहाँ पर होने जा रहा है, संत सम्मेलन होने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके लिए पर्याप्त धन संग्रह तमाम जो सनातन धर्मी हैं उनसे किया जाएगा और लोगों की इसमें जन सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सके। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और यूपी बोर्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर है। 10वीं 12वीं में अंग्रेजी में एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया जाएगा। 2021-22 सत्र में सिलेबस लागू हो जाएगा। 12वीं में कॉमर्स में एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया जाएगा। मार्च में नई किताबें बाजार में उपलब्ध हो जाएंगी। हिंदी संस्कृत को छोड़ सभी में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई बता रहे हैं। 12वीं में कॉमर्स में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया जाएगा। मार्च में नई किताबें इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है और 2021-22 सत्र से एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो जाएगा। 10वीं में अंग्रेजी में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया जाएगा। 12वीं में भी अंग्रेजी में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर दिया जाएगा, जबकि कॉमर्स में भी एनसीईआरटी का सिलेबस 12वीं में लागू किया जाएगा और मार्च में इसके लिए नई किताबें उपलब्ध हो जाएंगी छात्रों के लिए। और तय किया गया है कि 2021 और 22 के सत्र में ये नया सिलेबस लागू कर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी एसोचैम सम्मेलन के इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। हम आपको सीधे वहीं पर लेकर चलते हैं। होगा जो बदलाव हम अपने लिए देखना चाहते हैं, वही बदलाव हमें अपने संस्थानों में भी करने होंगे। जितनी लिबर्टी, जितना इंक्लूजन, जितनी हैंड होल्डिंग, जितनी ट्रांसपेरेंसी आप सरकार से, सोसाइटी से चाहते हैं, उतना ही इंडस्ट्री के भीतर विमेन के लिए, युवा टैलेंट के लिए, छोटे उद्योगों के लिए हम सबको सुनिश्चित करना ही है। हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर प्रॉफिट शेयरिंग तक दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जल्द से जल्द अपनाना होगा। प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच के साथ ही हमें उसे पर्पज ओरिएंटेड भी बनाएंगे तो सोसाइटी के साथ ज्यादा इंटीग्रेशन संभव हो पाएगा। साथियों, आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है कि ऑनेस्ट ओपिनियन का बेहतर डिसीजन मेकिंग में कितना बड़ा रोल होता है। कई बार हमें लोग मिलते हैं, कहते हैं कि ये शेयर बढ़िया है, ये सेक्टर बढ़िया है, इसमें इन्वेस्ट कर दो। लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि वो सलाह देने वाला, तारीफ करने वाला खुद भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही बात इकोनॉमीज पर भी लागू होती है। आज इंडियन इकोनॉमी पर दुनिया को भरोसा है, इसके प्रमाण है। पैंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान है, तब भारत में रिकॉर्ड एफडीआई और पीएफआई आया है। दुनिया का ये कॉन्फिडेंस नए स्तर पर पहुंचे, इसके लिए डोमेस्टिकली भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना है। आज आपके पास हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं भी हैं और नए अवसर भी हैं। साथियों, निवेश का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा आवश्यक है। ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। R&D पर होने वाला निवेश। भारत में R&D पर निवेश बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है।
अमेरिका जैसे देश में जहां R&D पर 70% निवेश प्राइवेट सेक्टर का होता है, हमारे यहां इतना ही पब्लिक सेक्टर द्वारा किया जाता है। इसमें भी एक बड़ा हिस्सा IT, फार्मा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है। यानी आज जरूरत यह है कि R&D में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े। कृषि, डिफेंस, स्पेस, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, यानी हर सेक्टर में हर छोटी बड़ी कंपनी को R&D के लिए एक निश्चित अमाउंट तय करना चाहिए। साथियों, आज जब लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए हम मिशन मोड पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें हर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर तेजी से रिएक्ट करना होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में आने वाली किसी भी अचानक आई डिमांड को भारत कैसे पूरा करेगा, इसके लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म होना जरूरी है। इसमें आप विदेश मंत्रालय की भी मदद ले सकते हैं। कोविड से इस संकट काल में हमने देखा है कि विदेश मंत्रालय के पूरे नेटवर्क का बेहतर उपयोग होने से किस तरह हम तेजी से अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय, कॉमर्स एंड ट्रेड और एसोचैम जैसे इंडस्ट्री के संगठनों के बीच बेहतर तालमेल आज समय की मांग है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन पर तेजी से रिएक्ट करने के लिए, तेजी से रिस्पॉन्स करने के लिए मैकेनिज्म बेहतर कैसे हो, इसके लिए आप हमें अवश्य अपने सुझाव दें। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं। साथियों, भारत अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दुनिया की मदद करने में भी सक्षम है। फार्मर से लेकर के फार्मा तक भारत ने ये कर दिखाया है। कोरोना काल में भी तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत ने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की जिम्मेदारी निभाते हुए दुनिया भर में जरूरी दवाइयां पहुंचाई है। और चलिए एक बार फिर से आपको एसोचैम सम्मेलन में लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बिजनेस लीडर्स को संबोधित कर रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। श्रीमान रतन टाटा जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एसोचैम नई ऊंचाइयों को पार करे और 2047 आजादी के 100 साल आपके लिए नेक्स्ट 27 ईयर, उस लक्ष्य को लेकर के आज का ये आपका शताब्दी समारोह संपन्न होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी बिजनेस लीडर्स को संबोधित कर रहे थे। वो कह रहे थे कि लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इसमें आप सभी के सहयोग की जरूरत है। बहुत जरूरी है कि युवाओं को, महिलाओं को प्राइवेट सेक्टर्स में अवसर दिए जाएं, ताकि विकास की सतत धारा बहती रहे और हिंदुस्तान तेजी के साथ विकास कर पाए। विदेशी निवेश का जो माहौल बना है हिंदुस्तान में, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत पर दुनिया भर का भरोसा बढ़ा है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने अपनी बातचीत में किया है। और एक बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर ट्रक ने बस को टक्कर मार दी है। 14 यात्री घायल हो गए हैं, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आगरा से नोएडा आ रही थी यह बस, यूपी रोडवेज की बस थी जो हादसे का शिकार हुई है। दनकौर थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। 14 यात्री इस हादसे में घायल हो गए हैं, 5 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए आप। यूपी रोडवेज की बस हादसे का शिकार हुई है।
और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।